नमस्कार, जीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आज की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। झज्जर में पुष्प संवर्धन और बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। बादली हलके को दी 100 करोड़ रुपए की महासौगात, कहा किसानों का विकास हमारी सरकार का उद्देश्य। झज्जर के मुनीमपुर में उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत हुई। इंडो इजराइल मॉडल पर बना कृषि केंद्र, सीएम बोले किसानों को मिलेगी आधुनिक तकनीक का और फसल गुणवत्ता। सीएम सैनी ने कहा कि किसानों का उत्थान हो, ये हमारी सरकार का उद्देश्य। दक्षिण हरियाणा बनेगा टूरिज्म हब, नायब सरकार को एनसीआरपीबी का सहयोग। 66 ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर फोकस, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी समेत कई जिले शामिल। पर्यटन परियोजनाओं को मिलेगा अधिक बल, सांस्कृतिक विरासत को मिलेगा नया आयाम। परिवहन मंत्री अनिल विज और वर्कर्स यूनियन के बीच 2 घंटे मंथन हुआ। 36 मांगों पर परिवहन मंत्री के साथ चर्चा हुई। यूनियन महासचिव सुमेर सिवाच ने जानकारी साझा की, कहा 1 महीने बाद फिर होगी अगली बैठक। रोडवेज के निजीकरण पर बातचीत हुई। नई और इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का आश्वासन दिया गया। सोनीपत में मोदी सरकार के 12 साल पर सोनीपत में विशेष प्रदर्शनी। डॉक्टर अरविंद शर्मा बोले विकास के नए आयाम स्थापित हुए। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शनी में दिखाया गया। रक्तदान अभियान के तहत जेलों में लगाए गए शिविर, ये कहा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील। रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव अब सामने आ रहे, ये कहा कृषि मंत्री ने। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही सरकार। देसी गाय खरीदने सब्सिडी बढ़ाकर 30,000 रुपए की गई, ये कहा कृषि मंत्री ने। सुशील गुप्ता बोले विपक्षी समर्थकों के वोट काटे जा रहे हैं, भाजपा को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। सितंबर तक धरना प्रदर्शन पर रोक को बताया गैर कानूनी। सरकार जनता की आवाज से डर गई है, ये कहा सुशील गुप्ता ने। अंबाला शहर की पुरानी सब्जी मंडी में दुकान का छज्जा गिरा, मलबे में दबे 3 लोग रेस्क्यू किए गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। यमुनानगर में नशा तस्कर को छुड़ाने के लिए पुलिस पर हमला किया गया। महिलाओं ने पुलिस कर्मियों को दांतों से काटा। रादौर के छोटा बांस गांव में बवाल, करनाल सीआईए टीम पर पथराव, गाड़ियां तोड़ी गई। आरोपी को छुड़ाकर फरार हुए हमलावर। कुरुक्षेत्र में गांधीनगर फायरिंग के आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गए हैं। सीआईए 1 और बदमाशों के बीच गोलियां चली। रतनगढ़ के पास हाईवे पर देर रात एनकाउंटर हुआ। कपिल और टोनी के पैर में गोली लगी। एएसआई राहुल की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी गोली। अब खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। बुलेटिन की शुरुआत एक खास खबर के साथ करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी झज्जर जिला के गांव मुनीमपुर पहुंचे। अपने इस महत्वपूर्ण दौरे पर मुख्यमंत्री ने बादली हलके के निवासियों को एक बड़ी सौगात देते हुए करीब 100 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। इस मौके पर वे एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। सीएम ने ये कहा कि हमारी सरकार किसानों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। किसानों का विकास ही हो, ये हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है। सरकार किसानों के साथ खड़ी है। सीएम ने कहा कि मुनीमपुर से शुरू किया गया पुष्प एवं बीज उत्पादन उत्कृष्टता केंद्र इंडो इजराइल कृषि परियोजना की तर्ज पर बनाया गया है। इससे स्थानीय किसानों को विश्व स्तरीय बागवानी और बीज उत्पादन तकनीक मिलेगी, जिससे उनकी आय और फसल गुणवत्ता जो है उसमें भारी सुधार किया जाएगा। भारी सुधार होने की उम्मीद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जताई है। आगे क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, हमने 26-27 में बागवानी फसलों के पंजीकरण के लिए मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को पूरे साल साथियों खुला रखा जाएगा। एक कोल्ड चेन नीति लागू कर भंडारण, मूल्य स्थिरता तथा निर्यात बढ़ोतरी लाने का भी लक्ष्य रखा गया है। साथियों, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से फलों की सब्जियों फलों की फसल खराब होने पर मिलने वाले मुआवजे को भी हमने 40,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ा करके 50,000 रुपए प्रति एकड़ का प्रावधान
साथियों किया है। और इसी प्रकार सब्जियों व मसालों में मिलने वाले मुआवजे को भी हमने 30,000 रुपए से बढ़ा करके 40,000 रुपए प्रति एकड़ करने का साथियों प्रावधान किया है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में सोनीपत के लघु सचिवालय परिसर में केंद्र और हरियाणा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित करती एक विशेष प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा पहुंचे। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और सरकार की योजनाओं से संबंधित जानकारी जो है वो भी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों को एक ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। हर एक पार्टी की तो बात छोड़ दो, जो चुनाव लड़ता है हर एक उम्मीदवार भी ये सोचता है भाई मैं जीतूंगा। वो तो लोग फैसला करते हैं, हमने देखा 3 बार केंद्र में सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, हरियाणा में 3 बार सरकार बनी है। तो लोग फैसला करते हैं, लोगों के हित में जब काम किए जाते हैं। आज बंगाल में आप देखो, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी क्योंकि लोगों ने देखा, आम लोगों ने देखा कि किस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही और बंगाल के अंदर जिस तरह से ममता बनर्जी का शासन था, किस तरह कितनी सारी योजनाएं वो लागू ही नहीं करती थी। लेकिन लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी आने के बाद, डबल इंजन सरकार आने के बाद केंद्र सरकार की योजनाएं तो लागू होंगी ही, साथ साथ स्टेट की भी, राज्य की भी अलग अलग तरीके की योजनाएं बनेगी और उनका लाभ मिलेगा लोगों को। अगली खबर पंचकुला से। पंचकुला में हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन एडवोकेट अशोक कुमार सिरसी ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। सरकार द्वारा दी जा रही प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी भी दी। सेक्टर 2 स्थित कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में एडवोकेट अशोक कुमार सिरसी ने हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। तो इस मौके पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने ये कहा कि रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव अब स्पष्ट रूप से सामने आने लगे हैं। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की और ये कहा कि इससे भूमि की उर्वरता, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों का स्वास्थ्य सुनिश्चित रहेगा। जीवाणु देसी गाय के गोबर में है, 1 ग्राम में 300 करोड़ है। अब हम उसको 1 ड्राम में इकट्ठा करके 10 किलो गोबर है, अब उसमें कितने जीवाणु हो गए? 100 ग्राम में तो 300 करोड़ है, अब तो 10 किलो हो गया। 10 किलो में तो बहुत संख्या होगी और फिर 20 मिनट में दुगने होंगे, हर 20 मिनट में दुगने होंगे। उनकी संख्या कितनी होगी वो हम खेत में, चाहे हमारा खेत खाली है, हम पानी के साथ उसको खाली खेत में दे दें, वो जीवाणु ऑलरेडी वहां तैयार हो गए फसल उगाने के लिए। और जब फसल उगाएंगे उसमें वो जीवाणु पेड़ की जड़ तक नाइट्रोजन लेके आएंगे और जब हम खाद गिरते हैं तो खाद को भी जीवाणु भी कन्वर्ट करते हैं भोजन में। लेकिन हवा के अंदर 78% नाइट्रोजन है। ये जीवाणु अगर खाद भी ना गिरे खेत में, हवा से नाइट्रोजन लेके पौधे को दे देंगे। अब प्रकृति खेती ये कहती है अभी ना खाद की जरूरत, क्योंकि खाद में नाइट्रोजन हम बाहर मोल लेके आते हैं। अगर जीवाणु खेत में आ गए वो हवा में से नाइट्रोजन ले ले, फ्री में आपकी खेती होगी बिना खर्चे के। अगर हम रासायनिक खेती करते हैं तो 1 एकड़ में 20,000 का खर्च आता है, इसमें 2,000 का आता है। रासायनिक खेती जो है वो कर्जा युक्त है, उसमें कर्जा कम होगा ही नहीं, और प्राकृतिक खेती में कर्जा खत्म है। हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर विपक्षी दलों के समर्थकों के वोट लगातार काटे जा रहे हैं, जबकि भाजपा से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। डॉक्टर गुप्ता ने इसे चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत का परिणाम भी बताया। इसके साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा सितंबर तक रैलियां, धरना और प्रदर्शनों पर
लगाई गई रोक को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए कहा कि सरकार जनता के विरोध से डर चुकी है। उन्होंने इस फैसले को गैर कानूनी करार दिया। क्या कुछ कहा सुशील गुप्ता ने, आइए सुनते हैं। ये एक संकुचित मानसिकता है। पहले इन्होंने सचिवालय के अंदर प्रेस पे बैन लगाया था, अब चारों तरफ जो बेरोजगारी फैल रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, सारा युवा गुस्से के अंदर है। ये चाहते हैं कि हरियाणा का युवा नशे में तो पड़ा रहे, अपने हक की मांग ना करे, राजनीतिक पार्टियां उस हक की मांग के अंदर सपोर्ट ना करें। ये जो स्थिति है, ये एक डरी हुई सरकार का है। हमारा संविधान इजाजत देता है, क्यों रोकना चाहते हैं? कोई एक व्यक्तिगत कारण है भारतीय जनता पार्टी का, अन्यथा तो कोई जगह पे कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब हो, वैसे तो पूरे हरियाणा के अंदर इन्होंने अब जंगल राज बना दिया है। इस तरीके के बैन लगाना गैर कानूनी भी है, गैर वाजिब भी है। मैं तो बड़े स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि SIR चुनाव कमीशन एक बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन गया है। छाट छाट के विपक्षी दल के वोटों को काटा जाता है और बीजेपी से संबंधित लोगों को प्रमोट उसमें किया जा रहा है। और ये प्रक्रिया सारे हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां पे हुई है, सब जगह से इसकी कंप्लेंट आई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पलवल जिला में आगामी मानसून के मद्देनजर संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त उपायुक्त उत्सव आनंद ने यमुना नदी के किनारे स्थित बाढ़ से प्रभावित होने वाले और संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा किया। अतिरिक्त उपायुक्त ने संबंधित विभागों द्वारा किए गए बाढ़ सुरक्षा और तटबंध सुदृढ़ीकरण कार्यों का निरीक्षण भी किया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। तो अतिरिक्त उपायुक्त उत्सव आनंद ने गांव मोहना से बाकुर, सोलड़ा, राजपुर और चांदहट पहुंचकर यमुना तटीय क्षेत्रों के स्थलों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने इन स्थानों पर बाढ़ नियंत्रण से संबंधित व्यवस्थाओं, तटबंधों की स्थिति, जल निकासी प्रबंधों और आपातकालीन तैयारियों का जायजा भी लिया। इन गांवों को यमुना नदी में जल स्तर बढ़ने की स्थिति में बेहद ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। सिंचाई विभाग के एक्सीन मोहित वशिष्ठ ने ये कहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ से बचाव के उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई है। साल 2025 में बाढ़ को लेकर जो भी इंतजाम किए गए थे उनका भी निरीक्षण किया गया है। आज हमने और ADC उत्सव आनंद जी ने, ADC पलवल ने खादर एरियाज का विजिट करा है, जिसमें हमने ये निरीक्षण किया है कि बाढ़ बचाव के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा जो हमने काम 2025 फ्लड प्रोटेक्शन के लिए अप्रूव कराए थे CM साहब के दक्षता की मीटिंग में, उन कामों का निरीक्षण किया गया, जिसमें सोलरा के बंद का निर्माण कार्य, चाट में स्टोन स्टड का कार्य, फाटनगर रतबा, उनके बारे में ADC साहब को बताया गया और निरीक्षण कराया गया। दिशा निर्देश हर एक गांव में हमारे को सरपंच मिले, लोग मिले, जो भी उनकी समस्याएं थी वो ADC साहब ने सुनी और जो प्रिवेंटिव मेजर्स थे उसके लिए हमें आदेश दिए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में रविवार को गांधीनगर में हुई फायरिंग के आरोपियों को पकड़ने गई CIA-1 टीम और बदमाशों के बीच मंगलवार रात मुठभेड़ हो गई। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 44 पर शाहबाद के रतनगढ़ के पास हुई इस मुठभेड़ में गांधीनगर निवासी कपिल और टोनी के पैरों में गोलियां लग गई। दोनों को घायल अवस्था में शाहबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल रेफर करने की तैयारी भी की जा रही है। तो मुठभेड़ के दौरान CIA-1 में तैनात ASI राहुल भी बाल बाल बच गए। बदमाशों की ओर से चलाई गई एक गोली उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट पर जा लगी। CIA-1 के इंचार्ज प्रतीक कुमार ने यह कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गांधीनगर फायरिंग कांड के आरोपी रतनगढ़ क्षेत्र में छिपे हुए हैं और इस दौरान आरोपी बुलेट मोटरसाइकिल पर भागने लगे थे। सूचना मिलते ही टीम ने निर्माणाधीन जाट धर्मशाला के पास घेराबंदी की। पुलिस का ये दावा है कि टीम को देखते ही आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। दोनों तरफ से करीब 6 से 7 राउंड फायरिंग हुई। टीम ने उनको सरेंडर करने का मौका भी दिया, लेकिन आरोपी फायरिंग करते रहे। मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों के पैरों में गोलियां लगी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें दबोच लिया।
13-14 की रात को लगभग रात को 2-2:30 बजे रोटरी चौक गांधीनगर पर कुरुक्षेत्र में जो है 2 फायरिंग इंसिडेंट हुआ था, जिसमें 2 लड़कों को गोलियां लगी थी, जिनका नाम एक का अमन है और एक का प्रिंस है, और वो अभी अंडर ट्रीटमेंट है। तो उस इंसिडेंट में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन पे हमारी CIA 1 की टीम जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और आज हमारी टीम में जो PSI राहुल है, PSI नरेंद्र है, SI प्रवेश है, और हमारी टीम को इन्फॉर्मेशन मिली थी जिन आरोपियों ने वो वारदात की थी वो वहाँ पर जाट भवन के आसपास हैं शाहबाद में। तो जैसे ही हमने उनको पकड़ने की कोशिश की, उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसमें जो है हमारे एक मुलाजिम PSI राहुल को बुलेट प्रूफ जैकेट पे भी गोली लगी है, और जवाबी कार्रवाई में जो है इनको दोनों आरोपियों को टांगों में गोली लगी है। अभी इनको शाहबाद इसमें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है, अभी डॉक्टर अंडर ट्रीटमेंट है। आगे जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी वो आपको शेयर की जाएगी। गोहाना पानीपत रोड पर गौशाला के पास एक निजी बस और मोटरसाइकिल की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार दोनों बच्चों की मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल पैदा हो गया है। तो घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू कर दी। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए खानपुर महिला मेडिकल में भेज दिया गया है। जानकारी ये सामने आई है कि सोमवार की शाम करीब 8 बजे गोहाना पानीपत रोड पर गौशाला के नजदीक एक निजी बस और मोटरसाइकिल के आपस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 लड़के गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस के पहुंचने से पहले ही दोनों को उपचार के लिए PGI खानपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो मृतकों में से एक की पहचान साहुल 18 वर्षीय पुत्र अशोक निवासी हरदोई उत्तर प्रदेश जो है वो हाल निवासी गढ़ी उजाले खां गोहाना के रूप में हुई है। तो वहीं दूसरे लड़के की पहचान जो है वो देवेंद्र निवासी गढ़ी सराय नाम दा खां गोहाना के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 14 साल की बताई जा रही है। दोनों युवक पड़ोसी होने के चलते आपस में जानकार थे। मृतक साहुल अपने पिता के साथ मेहनत मजदूरी का काम करता था और शाम को किसी की बाइक मांगकर ठेकेदार के पास अपनी दिहाड़ी के पैसे लेने के लिए बाइक से देवेंद्र के साथ गया था और रास्ते में ये हादसा बरप गया। दोनों की जान चली गई। मैं तो काम पे चले गए, अपने दिहाड़ी पे गया था, पैसे लेने गया, ठेकेदार तुरे उंगे से आ रहा होगा, पीछे से बस वाले ने टक्कर मार दी। किस चीज पे था? वो मोटरसाइकिल पे। तो बाइक आपकी थी ना? किसी दोस्त की मांग के ले गया, दोस्त की मांग के ले गया। तो वो भी दिहाड़ी मजदूरी करता है? हाँ, वो भी मजदूरी कर रहा है। और आप भी दिहाड़ी मजदूरी? हाँ, दिहाड़ी मजदूरी। बहुत बड़ी खबर यमुनानगर से सामने आ रही है। यमुनानगर के कस्बा रादौर के गांव छोटा बास में करनाल CIA स्टाफ एक नशा तस्कर को पकड़ने के लिए पहुंची थी, लेकिन जैसे ही पुलिस ने नशा तस्कर को दबोचा तभी नशा तस्कर के परिवार और आसपास के लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। यहां तक कि महिलाओं ने आरोपी को छुड़वाने के चक्कर में पुलिस के हाथ पर दांतों से काट डाला। जैसे ही तस्कर को छुड़वाने में लोग कामयाब हुए, तभी इलाके के लोगों ने पुलिस पर जमकर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी। हालात को देखते हुए पुलिस को मौके से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। यमुनानगर के कस्बा रादौर के गांव छोटा बांस में देर शाम करनाल की CIA स्टाफ पुलिस एक नशा तस्कर को पकड़ने के लिए पहुंची थी और पुलिस को सूचना थी और पुलिस सीधा उसे घर में लेने के लिए पहुंची। नशा तस्कर को दबोच लिया। बस फिर क्या था? नशा तस्कर को छुड़वाने के लिए न केवल आरोपी के परिवार के लोग बल्कि आसपास के लोग भी पुलिस की गाड़ी पर धावा बोलकर आरोपी को छुड़वाने में जुट गए। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार कैसे पुलिस से अपने साथी को छुड़वाने के लिए ये लोग पुलिस पर हमला करने के लिए उतारू हो चुके हैं। काफी देर तक पुलिस और इन लोगों के बीच धक्का मुक्की होती रही। अपने साथी को छुड़वा कर लेकर महिलाओं ने पुलिस के जवानों को दांतों से काटना शुरू कर दिया और जैसे ही पुलिस के हाथ से इन लोगों ने अपने साथी को छुड़वाया,
तभी लोगों ने पुलिस पर पथराव भी शुरू कर दिया। गली के बीचों बीच और छत से लोगों ने पुलिस पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। ईंट पत्थर से बचकर पुलिस यहां वहां भागती हुई नजर आई, जबकि आरोपी पक्ष के लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बना डाला। पुलिस की गाड़ियों पर जमकर पत्थरबाजी की गई और मौका मिलते ही पुलिस भी वहां से गाड़ियां लेकर भागने में कामयाब हो गई। हम उधर से जा रहे थे और वहाँ पे हमने देखा था कि भी पुलिस की गाड़ी वगैरह आई हुई थी और वहाँ पे वो किसी को देखने के लिए आए हुए थे जो कि अपराध करके आया हुआ था। तो जब उन्होंने उनको वहाँ पे पकड़ा तो वहाँ से उनके लोगों ने उनको छुड़वाया। छुड़वाने के बाद वो वहाँ पे पुलिस के ऊपर हमला कर दिया उन्होंने और पथराव करने लग गए। तो पथराव करने के बाद वहाँ से पुलिस वाले अपनी काफ़ी गाड़ियाँ वगैरह थी उनके पास, जो उनके शीशे वगैरह तोड़ दिए उनके और काफ़ी बचाव करवा के आए हैं। और पुलिस वालों के ऊपर भी हमला किया इन्होंने, काफ़ी उनको चोटियाँ वगैरह भी लगी हैं, दांत वगैरह भी मारे हैं उन्होंने अपने। एक चीज दिख रही थी कि कुछ महिलाओं ने भी वहाँ पे जो पत्थर पड़े हुए थे उनके साथ उनके ऊपर हमला किया, गाड़ियों पे भी हमला किया हुआ है और जो पुलिसकर्मी आए हुए थे उनके ऊपर भी हमला किया हुआ है। अगली खबर करनाल से। करनाल जिले के पांधा गांव के 27 वर्षीय युवक की अमेरिका में सड़क हादसे में मौत का बाद उसका पार्थिव शव जो है वो पैतृक गांव पहुंचा। शव के पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों ने अंतिम दर्शन किए। इसके बाद गांव की शिवपुरी में अंतिम संस्कार भी किया गया। अंतिम संस्कार में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं के लोग भी पहुंचे थे और घटना को दुखद बताते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। तो गांव पांधा निवासी 27 वर्षीय अंकित की करीब 2 सप्ताह पहले अमेरिका में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। हादसे की खबर मिलते ही परिवार गहरे सदमे में चला गया था। अंकित वहां ट्रक चालक के रूप में काम करता था और अपने बड़े भाई के साथ वहां पर रह रहा था। उसके पिता सत्यवान कालीराम गांव में ही खेतीबाड़ी करते हैं। परिजनों के अनुसार अंकित करीब 5 साल पहले डंकी रूट के जरिए अमेरिका गया था, जिस पर लगभग 40 लाख रुपए खर्च किए गए थे। विदेश पहुंचने के बाद उसने ट्रक चलाना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर ली। उसने वहां अपना मकान भी ले लिया था। अंकित का बड़ा भाई पहले सेना में था और लेकिन 6 से 7 साल पहले वो अमेरिका चला गया था और ट्रक चलाने लगा। बाद में उसने अंकित को भी अपने पास बुला लिया। दोनों भाई अमेरिका में साथ रहते थे। परिवार के लोगों ने कहा कि अंकित ने खुद को स्थापित करने के बाद घर की जिम्मेदारी संभालना भी शुरू कर दिया था, लेकिन अब घर में शोक का माहौल पैदा हो गया है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बहुत दुखद घटना हुई है। पूरे गांव में, पूरे इलाके में इस बात का भारी रोष है। एक गरीब परिवार का बच्चा अपनी जमीन बेच के और कर्जा लेके रोजगार के लिए विदेश में गया और इस मनसा से गया, भाई मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा, कुछ साधन भेजूंगा। और आज उस साधन के, उस पैसे के डिब्बे के अंदर आज उसकी डेड बॉडी आई है। इस बात का बहुत भारी रोष है। कितने साल पहले ये गया था? ये कोई 5-6 साल पहले गया था। 2 भाई थे, यहाँ रोजगार नहीं था, जमीन इतनी थी नहीं और कोई नौकरी नहीं, सरकारी कोई रोजगार नहीं। तो उसके लिए अमेरिका में डोंकी के रास्ते गए, तकलीफ़ें उठाई, अपनी मनसा पूरी करेंगे, बेरोजगार करेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे। लेकिन आज ये हालात है कि उसकी डेड बॉडी बक्से में बंद होकर के आई है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज़्यादा अपडेट के लिए बने रहिए GTC न्यूज़ के साथ।